हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग 24/7। तो बहुत ही शानदार खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और खुशखबरी ये है कि मैंने आप लोगों के लिए चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। समझ रहे हो, चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं मैंने आप लोगों के लिए। हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और एचसीएफ हम लोग को पहले स्टार्ट किया था मैंने। ये एचसीएफ पहले पढ़ेंगे, फिर एलसीएम पढ़ेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। यानी कि पहले एचसीएफ के क्वेश्चन, फिर एलसीएम क्वेश्चन और फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिक्स करके। ठीक है, तो एचसीएफ की आज लास्ट वीडियो है और एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके चाहे एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो। मैंने फोकस उन्हीं पे किया है जिन पे थोड़ा लेवल हाई होता है मैथ्स का। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को मैंने उठाया है। सीजीएल मेंस से, प्री से, सीपीओ से और यूपीएसआई तक के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगा। फिर एलसीएम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एलसीएम एचसीएफ पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं, अगर एक बार आप पूरी वीडियो कंसंट्रेशन के साथ देख लेते हैं मेरी। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ शुरू करते हैं। और बस क्वेश्चन करने कंसेप्ट मैंने बताए थे आप लोगों को, इससे पहले वीडियोस में मैंने कंसेप्ट बताए हैं। और एचसीएफ निकालते कैसे ये बताया मैंने, डिफरेंस मेथड वगैरह बताया था, डिवीजन मेथड बताया था और प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, और हम डिफरेंस मेथड को फॉलो कर रहे थे। तो चलिए, पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। समझ रहे हो, तो चलो। और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 729 तथा 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचे। देखो संख्या क्या है, वह अधिकतम संख्या निकालनी है जिससे 729 तथा 901 इन दोनों में भाग करने पर कितना शेष बच रहा है। जब 729 में भाग कर रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है, और 901 में भाग कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर संख्याएं दी हुई हैं, मैंने बताया था आपको ए बी सी, मान लियो 3 संख्या है और इसमें भाग कर रहे हैं तो ए में भाग करने पर R1, बी में भाग करने पर R2 और सी में भाग करने पर R3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर को इनमें से माइनस कर दो और जो आए उसका एचसीएफ निकाल दो, वही वह संख्या होगी जिससे ए में, बी में और सी में भाग करने पर शेषफल R1, R2 और R3 बचेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो रिमाइंडर माइनस करोगे तो 729 में से 9 माइनस करोगे, कितना आएगा, 720 आएगा। 29 में उस संख्या से भाग करने पर 9 शेष बच रहा है, 901 में उस संख्या से भाग करने पर क्या शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो अगर 729 में से 9 माइनस कर दें तो 720 बचेगा ना। अब ये 720 में जब उस संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह से अगर इसमें से 5 निकाल दें, 5 निकालेंगे तो 896 बचेगा। अब इसमें जब भाग करेंगे उस संख्या से तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, और वह संख्या अधिकतम चाहिए, इसलिए वह संख्या इन दोनों का एचसीएफ होगी। तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, अब जब इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो ये बताओ, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस लेके एचसीएफ निकालो। तो इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा, तो 6 में से 0 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा। 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7, और 8 में से 7 गया 176। अब या तो 176 इन दोनों का एचसीएफ होगा, या तो 176 का कोई फैक्टर इन दोनों का एचसीएफ होगा, यही ना है। अब बताओ 176 किससे कटेगा, तो एक बार ऑप्शन पे अगर नजर दौड़ाएं तो ऑप्शन में क्या है, 16 है, 19 है, 15 है और 20 है। ठीक है, 20 से तो 176 कटेगा नहीं। ठीक है, 15 से भी कटेगा नहीं। ठीक, अब बचा 19 और 16, तो क्या 19 से ये कटेगा, तो 19 से भी ये नहीं कटेगा। 19 9 171 होता है, पढ़े हो। ठीक है, यानी कि इसको 16 हमारा आंसर हो सकता है, देख के ही कह सकते हो। अब देखोगे भी तो आप इसको 16 से काट सकते हो, तो 16 गुणे 11 है, 16 दहाई 160 और 16 के रही हम 176, तो 16 गुणे 11 इसको तोड़ सकते हैं। यानी कि 16 जो है ऑप्शन में दिख रहा है, 11 तो ऑप्शन में है नहीं। अगर 11 ऑप्शन में होता भी तो 16 तो बड़ा है ना, और एचसीएफ हमेशा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को क्या हो, काट दे। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 16। और यही वह संख्या है, यानी कि 16 ही वह संख्या है जो जिससे इसमें और इसमें भाग करने पर क्या होगा, शेष 9 बचेगा और 5 बचेगा। 16 से भाग करोगे तो 16 चौका 64, 16 25 80, यहाँ पे 9 शेष बच जाएगा। 16 से इस पे भाग करोगे तो 5 शेष बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 2388, 4309 और 8151 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है
तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो वह शेषफल क्या है। ठीक है, इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा था कि समान शेषफल बचे तो डिफरेंस लेके हम लोग आंसर करते थे, लेकिन पूछा भाई समान शेषफल बच रहा है लेकिन वो शेषफल है क्या। ठीक है, देखो संख्याएं क्या क्या दी हुई हैं, तो 2388 है, ठीक है, 4309 है, और क्या दिया हुआ है 8151 है। ठीक है, और इसे किसी 3 अंक वाली संख्या से भाग किया जाता है और शेष कितना आ रहा है, ठीक है, समान आ रहा है। देखो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। जब ऐसा हो कि शेष समान बचे और वह शेष का मान यानी कि रिमाइंडर का मान ना दिया हो, तो हम लोग क्या करते थे, इन संख्याओं का आपस में डिफरेंस लेते थे। ठीक है, कैसे करते थे, a माइनस बी, मैंने बताया था ना कि क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये तरीका था। यानी कि वो नंबर निकालना हो कि जिस नंबर से हम भाग करें और क्या हो समान शेष बचे, तो नंबर होता क्या था, HCF ऑफ क्या होता था, HCF ऑफ a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। मॉड इसलिए लगा रहा है ताकि डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि जब आप हो सकता है a छोटा हो b बड़ा हो तो माइनस आ जाएगा ना, मॉड लगा रहेगा तो वैल्यू क्या होगी, प्लस में बाहर आएगी। क्लियर है, तो ये तरीका था हमारा। पिछली वीडियो को नहीं देखे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए पिछली वीडियो को देख लो। ठीक, अब देखो इसमें करेंगे जब माइनस, तो एक बात बताओ क्या होगा, 2388 माइनस क्या होगा 4309। ठीक है, फिर मैं भी मॉड ही लगा देता हूँ भाई, फिर क्या होगा 4309 माइनस क्या होगा 8151। ठीक है, फिर अगला क्या होगा 8151 माइनस 2388। क्लियर है, हमें क्या करना है, इसी का HCF निकालना है। यही ना था हमारा वो नंबर, क्या था, जिस नंबर से भाग करने पर समान शेष बचेगा, उस नंबर से भाग करने पर इसमें इसमें और इसमें समान शेष बचेगा। तो जो नंबर है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका आपस में डिफरेंस लेकर के उसका HCF निकालेंगे, और वही HCF ऐसा नंबर होगा जिससे इसमें और इसमें और इसमें भाग करने पर समान शेषफल बचेगा। ठीक है, यानी कि नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब बताओ इनका डिफरेंस तुम्हें लेना है, तो डिफरेंस ले लो, बहुत आसान है, डिफरेंस ले लो। 9 में से 8 गया, अब बता तुम्हें पता है कि भाई इतना डिफरेंस लेना है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, तो 9 में से 8 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, और फिर 2 में से कितना गया, 2 नहीं है यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 12 होगा, 12 में से 3 गया कितना बचेगा 9, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1921 यहाँ पे आ गया डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 3842 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जब आप डिफरेंस लोगे तो बताओ 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, और 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, क्लियर। हमने देखा 1921, 3842 और 5763। ठीक है, अब हमें इन संख्याओं का HCF लेना है। HCF ले ले तो क्या हो जाएगा, हमें वो संख्या मिल जाएगी जिससे इसमें इसमें और इसमें भाग करने पर क्या होगा, समान शेष बचेगा। तो चलो किन्हीं भी दो का अंतर ले लो। भाई मैंने बताया था कि डिफरेंस लेके HCF निकालेंगे, तो डिफरेंस HCF होगा या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 1921 ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, यानी कि 1921 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें इसमें और इसमें भाग करने पर समान शेष बचता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में लिखा है कि 3 अंकों की संख्या से भाग किया जाता है। 3 अंकों की संख्या यानी कि 1921 वो संख्या नहीं हो सकती, तो यानी कि 1921 का कोई गुणनखंड होगा, कोई फैक्टर होगा। अब बताओ 1921 किससे कटता है, थोड़ा चेक करते हैं। तो क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से कटेगा तो 9 1 10, 2 12 1 13, अंकों का योग कितना हो रहा है 13 हो रहा है, यानी कि ये नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, क्या ये 9 से कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 दूना 14, बचेगा कितना 5, 7 7 49 और 3 बचेगा, नहीं आएगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, और 13 से भी ये नहीं कटेगा। तो यानी कि किससे कट सकता है, तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो आपको पता है 15 से कोई चांस नहीं कटने का, 16 से सम संख्या नहीं कटेगा, यानी कि 17 से ट्राई करें तो हो सकता है कट जाए। ठीक है, तो अब बताओ 17 से अगर हम ट्राई करते हैं तो 17 कम 17, ठीक है, फिर बचेगा कितना 22, 17 कम 17 बचेगा 5, 17 3 51, यानी कि ये 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये 17 से कट जाएगा, तो यानी कि 17 से अगर हम भाग करें तो ये कट जाएगा, तो यानी 113 गुणे 17 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब बताओ चूंकि 3 अंकों की संख्या चाहिए तो 113 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 113 वह संख्या है जिससे हम इसमें इसमें और इसमें भाग करने पर क्या आ रहा है, शेष समान आ रहा है। लेकिन आपसे शेष नहीं, आपसे क्या पूछा, वो संख्या नहीं पूछी है जिससे भाग करना है, आपसे पूछा क्या है कि भाई भाग कर रहे हैं तो जो शेष बचता, समान शेष बचता है, वो शेष है क्या। तो समान शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 113 से इसमें भाग कर दो, किसी एक में भाग कर दो और देख लो क्या शेष बच रहा है। तो अगर आप भाग करते हो 2388 में
किससे 113 से, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 226 आएगा, बचेगा कितना 12, फिर आएगा क्या 128, 13 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, यानी कि 15 क्या है हमारा रिमाइंडर है, तो यानी कि इससे कितना बचेगा 15 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। देखो अगर आपको थोड़ा सा नंबर की नॉलेज नहीं है, अगर आपको गुणा करने भाग करने या काउंट किससे कटेगा ये थोड़ा चेक करने में दिक्कत होती है, तो समझ जाओ कि आप थोड़ा पीछे हो, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे थोड़े आसान क्वेश्चन थे, ठीक। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छे एग्जाम देने हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आपको या सीपीओ दे रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। आपको एलसीएम स्टेप आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आपको 3 से 9 से 4 से लिख लो, ऐसे लिख देता हूँ पहले, 3 4 8 7 9 13 इन सब से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 5 का तो सबको पता है, ठीक है, तो इन सब का पता होना चाहिए। अगर आपको इनसे विभाज्यता का नियम पता है, डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो, समझ गए, ठीक। देखो कहो तो मैं 7 से विभाज्यता का नियम बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या अगर 7 से कटती है, करेंगे कि ये संख्या 7 से कटती है। जैसे मान लो अभी यही मान लो, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल 5794, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से कटती है या नहीं कटती है, या 13 से कटती है या नहीं कटती। दोनों का नियम सेम है, 7 और 13 से विभाज्यता का नियम सेम है। देख लो क्या करो, पहले 3 अंकों को आप फिक्स कर लो, ठीक है। उसके बाद जो अंक बच रहे हो उसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि पहले 3 अंक और बाद में बचे अंकों का क्या करो, आप अंतर ले लो। अगर वह अंतर 7 से कटता है या 13 से कटता है तो वो संख्या 7 से या 13 से कटती है, ठीक है। जैसे देखो अगर इसमें से आप माइनस करोगे, 794 से -5 करोगे तो कितना आएगा बोलो, 794 से -5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 789, ठीक है। अब 789 के 7 से कटता है तो 7 से भाग करेंगे तो क्या कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको रिमाइंडर बच जाएगा, तो यानी कि संख्या क्या होगी 7 से नहीं कटेगी। क्लियर है, समझ गए। अब मान लो कोई संख्या अगर 7 से कटती है तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो आपको पता है कि 100 मान लो ले लेते हैं 140, ठीक। 140 के बारे में आपको पता है कि 7 से कटता है कि नहीं कटता है, पता है नहीं कटता है। अच्छा 107 नहीं तो 1407 ले लेते हैं, ठीक। क्या ये संख्या 7 से कटती है, तो अगर ये संख्या 7 से कटती है तो क्या करेंगे, पहले 3 अंक और बाद में जो अंक बचे हैं उनका क्या होगा, अंतर 7 से कटना चाहिए, तो ये संख्या 7 से कटेगी। अब बताओ इसको अगर आप चेक करते हो तो 407 - 1 करोगे कितना मिलेगा, 406 मिलेगा। क्या ये 7 से कटता है, तो आप बताओ ये 7 से कटता है तो 7 से भाग करेंगे इसमें तो कटेगा, 7 5 35 और फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, 56, ये 7 से कट जाएगा, यानी कि पूरी संख्या क्या होगी 7 से कटेगी। ऐसे थोड़ी बड़ी संख्याएं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से चेक कर सकते, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अच्छे से आता है तो एलसीएम एचसीएफ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और एलसीएम मैक्सिमम टाइम हम लोग यही यूज़ करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करेंगे क्वेश्चन को करने में, समझ रहे हैं। ऑप्शन से ही उड़ा देंगे क्वेश्चन को। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं 875 और 2272, क्या है 875 और 2272, ठीक है। 875 और 2272 को 3 अंक की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा चीज़ें वही है पर थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा दिया गया है, ठीक। अब देखो इसको आपको चेक करना है, तो एक बात बताओ 875 और 2272 है। आपको क्या करना है कि संख्या, अब आपको पता था जब समान शेषफल बचता था तो क्या करते थे, अंतर लेते थे, जो आता था उसका एचसीएफ निकालते थे। लेकिन यहाँ 2 संख्याएं हैं, अंतर लोगे तो कितना मिलेगा, अंतर लोगे तो आपको 1397 इसका अंतर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे 1397 आएगा, ठीक है। अब 1397 आएगा। अब करते क्या थे, 3 संख्याएं होती थी तो 2 अंतर मिल जाता था, मिनिमम 2। अब क्या करते हैं वहाँ पे फिर उसका हम एचसीएफ निकालते थे, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत है एक ही संख्या है, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ जान लो, 2 संख्याओं का अंतर जो होता है उससे अगर उन संख्याओं में भाग करते हैं तो समान शेष बचता है, ठीक है।
दो संख्याओं का डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर यानी कि डिफरेंस का कोई गुणनखंड अगर वो उससे उन संख्याओं में भाग किया जाए तो क्या होगा, समान शेष बचेगा। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपसे कह दिया गया कि 15 और 23, ठीक है, दो संख्याएं एग्जाम्पल समझ लेते हैं और इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 8। मैं कह रहा हूं कि इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का चाहे डिफरेंस के किसी फैक्टर से आप इन दोनों संख्याओं में भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। ठीक है, कैसे, अब बताओ 8 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा। 8 से इसमें भाग करोगे कितना शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा। ठीक है, यानी कि दोनों में डिफरेंस रिमाइंडर सेम है कि नहीं है। अब 8 का कोई फैक्टर, 8 का फैक्टर मान लो 4 है, 4 से भाग करते हो तो कितना बचेगा शेष, 3 शेष बचेगा। 4 से इसमें भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। 8 का एक फैक्टर 2 भी है, 2 से अगर भाग करोगे इसमें तो 1 शेष बचेगा, इसमें भाग करोगे तो 1 शेष बचेगा, यानी कि शेष समान बच रहा है। देखो 8 से भाग करने पर दोनों में क्या 7 शेष बच रहा है, 4 से भाग करने पर 3 शेष बच रहा है, शेष समान है कि नहीं है। 2 से भाग करने पर 1 शेष बच रहा है, समान है। यानी कि आप चाहो तो लिख लो कि दो संख्याओं के अंतर से अगर उसमें भाग किया जाए उन दोनों संख्याओं में तो शेष समान बचेगा, चाहे अंतर से भाग करो या अंतर के किसी गुणनखंड से भाग करो। क्लियर है, समझ गए। तो यानी कि 1397 का अगर कोई फैक्टर है उससे हम भाग करते हैं तो क्या होगा, समान शेष बचेगा। आप 1397 से भी भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। तो 1397 के अंकों का योग हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई संख्या जो है वो 3 अंकों की होनी चाहिए और ये 4 अंकों का है। तो क्या ये देखो कैसे कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा तो 3 1 4 9 4 13 7 कितना होता है, 20 होता है। 3 से नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 11 से कटेगा, देखो 7 3 10 9 1 10, समस्थान पे अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों का योग, इन दोनों को करके योग कर लो, फिर इन दोनों का अंतर ले लो, यानी कि समस्थान पे अंकों के योग का योग करो और फिर विषम स्थान पे अंकों का योग करो और फिर उन दोनों का अंतर ले लो। तो अगर वो अंतर जो है 0 आता है या 11 का कोई गुणज आता है तो संख्या 11 से कटती है। तो 7 3 10 9 1 10, अंतर लोगे तो 0 आएगा, यानी कि संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, अब बताओ 11 से कटेगी तो 11 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा, तो 11 कम 11, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77। ठीक है, यानी कि 127 गुणे 11 हम लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि 127 गुणे 11 क्या होगा, ये टूट जाएगा इस फॉर्म में। अब बताओ 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो बताओ 3 अंकों की संख्या, अब क्या ये अधिकतम संख्या है, 127 से बड़ी कोई संख्या हो सकती है, तो 127 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो 127 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी 3 अंकों की। ठीक है, समझ गए। अब यानी कि 127 बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसमें और इसमें भाग कर रहे हो तो समान शेष बच रहा है। क्लियर है। अब 127 के अंकों का योग पूछा है तो 1 + 2 + 7। ठीक है, आप लोग भाग करके देख लेना, अंतर सेम आएगा। ठीक है, रिमाइंडर सेम आएगा। तो 7 2 9 1 10, यानी कि अंकों का योग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB का मासा 12 है, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है, 12 है, तथा A और B धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, A और B क्या है, इंटीजर है। और फिर क्या दिया हुआ है कि A इज ग्रेटर देन, देखो A और B दो संख्याएं हैं और क्या है, इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, और क्या कहा है कि इनका जो HCF है, इनका जो HCF है वो क्या है, 12 है, और A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, यानी कि A जो है वो B से बड़ा है और B जो है 12 से बड़ा है, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, 12 से बड़ी है, और B जो है वो A से बड़ा है। ठीक है, वो संख्याएं क्या हो सकती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखो पहले। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर पहले में क्या है, 24 और 36। ठीक है, 24 और 36 है। क्या इसमें A जो है B से बड़ा है, तो नहीं, A यहाँ पे 24 है और B क्या है, 36 है, जबकि A बड़ा होना चाहिए, A यहाँ पे छोटा है। दूसरा क्या है ऑप्शन देखो, 24 और 12। ठीक, 24 और 12, 24 और 12, क्या A बड़ा है B से, तो बिल्कुल बड़ा है A है B से, लेकिन आप देखो कि B जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हो नहीं सकता। तो B ऑप्शन और D ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि B जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे B का मान या A का मान क्या है, 12 दिया हुआ है, और A B से बड़ा होना चाहिए, यानी कि B और D तो ऑप्शन कैंसिल है। अब A और C की बात करते हैं तो A क्यों कैंसिल है, क्योंकि A जो है B से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर C की ओर बचा। क्या है, A की वैल्यू दी है 36 और B की वैल्यू 24 दी हुई है। देखो B से बड़ा क्या है, A है कि नहीं है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 24, B का मान हो गया, और 24 क्या है, 12 से बड़ा है कि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, B हो जाएगा। समझ गए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, इसके लिए उसे 3,239 रुपये दिया जा रहा था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा एवं उसे केवल 2,923 रुपये दिया गया। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? ठीक है, उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? और देखते हैं कितना देने के लिए कहा गया था, तो 3,239 रुपये देने के लिए कहा गया था। ठीक है, दिया कितना गया, 2,923 रुपये दिया गया। ठीक है, यानी कि कुछ दिन गायब था वो, इसलिए कुछ पैसे काट लिया गया और उसे 2,923 रुपये दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हें 10 रुपये पर, मान लीजिए किसी कोई है, उसे 10 रुपये पर डे पर मजदूरी पर रखा गया और उसने 10 दिन तक उसे 10 दिन के लिए उसे रखा गया, यानी कि उसने 10 दिन काम किया और उसे 100 रुपये देने के लिए कहा गया कि भाई तुम्हें 10 रुपये पर डे की मजदूरी देंगे, 10 दिन काम करोगे तो 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन मान लो वो व्यक्ति गायब हो गया 3 दिन और उसने 7 दिन ही काम किया, तो उसे कितना मिलेंगे, 70 मिलेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी मजदूरी कितनी थी पर डे की, 10 थी। ठीक है, अच्छा ये बताओ 10 रुपये अगर उसकी पर डे की मजदूरी थी तो उसे जो भी पैसे मिलेंगे या जितने भी दिन के लिए पैसे मिलेंगे, क्या 10 के मल्टीपल में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यानी कि 10 के गुणज में मिलेंगे पैसे। ठीक है, यानी कि जो 10 होगा, यानी कि जो उसकी मजदूरी होगी, इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा कि नहीं होगा भाई। 10 के मल्टीपल होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। क्या मल्टीपल है? बिल्कुल है भाई। मजदूरी एक दिन की जो मजदूरी है उसी के हिसाब से ना कैलकुलेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि जो मजदूरी होगी इन दोनों का क्या होगी, मल्टीपल होगी, चाहे ये पैसा मिले या ये पैसा मिले, मल्टीपल होगी उसका। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर हम अधिकतम मजदूरी की बात करें तो अधिकतम मजदूरी, अगर ये मजदूरी इन दोनों का गुणनखंड है तो अधिकतम मजदूरी क्या होगी, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी कि नहीं होगी भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे भाई। गुणनखंड भी तो काटता ही ना है, लेकिन ये क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या 10 इनका एचसीएफ है? तो बिल्कुल एचसीएफ है। ठीक है, हालांकि इसका फैक्टर 5 या 5 भी आ सकता था। ठीक है, कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जब अधिकतम मजदूरी की बात करेंगे तो हमेशा हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। क्लियर है, समझ गए? तो यानी कि हमें अधिकतम मजदूरी अगर निकालनी है, अगर मजदूरी पूछता तो आंसर कुछ भी और भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अधिकतम मजदूरी पूछा है तो क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ लोगे तो भाई इनका डिफरेंस लेके एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था ना। तो एचसीएफ लोगे तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और यहाँ माइनस करोगे तो 316 आ गया। ठीक है, यानी कि 316 या तो एचसीएफ होगा या तो 316 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। क्लियर है? अब 316 क्या आंसर हो सकता है? तो नहीं यार, 316 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और 316 से ये कटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये देखो विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, एक सम संख्या, सम संख्या से विषम संख्या कटती नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में क्या है, 80 है, 79 है, 78 है, 81 है। ठीक, अब इसको तोड़ो, तो क्या इसको तुम तोड़ सकते हो? तो बताओ क्या ये 4 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा 4 से। तो अगर हम 4 से इसको काटें तो क्या 4 गुणे और 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28। ठीक है, और फिर 4 9 36, यानी कि 79। 4 गुणे 79 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब बताओ 4 गुणे 79 लिख दिए, क्या 79 से ये दोनों कटेंगे? तो बिल्कुल कटेंगे। क्या 79 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल ऑप्शन में है, यानी कि उसकी 79 रुपये क्या थी, दैनिक मजदूरी थी, अधिकतम दैनिक मजदूरी। ठीक है, क्लियर है? समझ गए इस क्वेश्चन को? ना समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कहा कि एक आदमी है, उसे 10 रुपये पर डे के हिसाब से काम पे रखा गया और कहा गया भाई 10 दिन काम करोगे तो 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो 3 दिन काम पे नहीं आया, यानी कि 7 दिन ही काम किए तो उसे कितने मिले, 70 मिले। अब भाई जो उसकी दैनिक मजदूरी थी, मान लो उसकी दैनिक मजदूरी 10 रुपये थी, अगर उसकी दैनिक मजदूरी 10 रुपये थी तो उसी दैनिक मजदूरी का ही मल्टीपल तो इसे पैसा मिलेगा, कहीं उसी के गुणांक तो मिलेंगे, उसी का गुणज तो मिलेगा। अब बताओ क्या ये 70 10 का मल्टीपल है? तो बिल्कुल है। 100 10 का मल्टीपल है? तो बिल्कुल है। क्या 10 100 का फैक्टर है, 70 का फैक्टर है? तो बिल्कुल है। ठीक है, यानी कि दैनिक मजदूरी क्या होगी, इन दोनों का क्या होगी, फैक्टर होगी। अब अधिकतम दैनिक मजदूरी की बात करें तो क्या होगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? तो 79 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा और देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल क्रमशः 4, 3, 6 और 5 हैं और अंतिम भाजक 12 है, तो संख्याएं क्या है? ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, देखो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया था, जैसे कहा था अगर 2 संख्याएं हैं 24 और 40, इनका एचसीएफ निकालना, एक बार डिवीजन मेथड थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप क्या करते थे, इनका अगर एचसीएफ निकालना था तो क्या करते थे, एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने लगते थे। 24 से भाग देते तो एक बार जाता, कितना आता है यहाँ पे 24, बचता कितना 16। अब इस 16 से इस 24 में भाग करते
कितना एक बार जाता, कितना आता है यहाँ पे बोलो, शेष कितना बच जाता, 8 बच जाता। अब इस 8 से इस 16 में भाग करते, ठीक है, अब इस 8 से इस 16 में भाग करते तो 2 बार जाता और 16 कट जाता, यानी कि यहाँ 0 आ जाता और ये अंतिम विभाजक क्या हो जाता, 8 हो जाता और 8 ही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता। क्लियर है कि ये विभाजन विधि था, विभाजन विधि से क्या किया गया, संख्याओं का मासा ज्ञात किया जाता था। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, 4 बार क्रमिक भागफल करना है, यानी कि 4 बार आप पहले ऐसे बॉक्स बना लो, 4 बार आप बॉक्स बना लो, ठीक है, 4 बार आपने बॉक्स बना लिया। अब कहा क्या है कि अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 12 है, यानी कि यहाँ पर भाग किससे किया गया है, 12 से भाग किया गया है। और बताओ भागफल कितने हैं, तो भागफल क्रम से 4, 3, 6 और क्या था 5 है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, इसको निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो यहाँ मिल जाएगा ना, क्योंकि भाई यहाँ अंतिम भाजक है, यानी कि यहाँ पे 0 आया होगा, तो यानी कि जो संख्या रही होगी 12 से पूरी पूरी कटेगी। कितनी बार गया है, 5 बार गया है, तो 12 25 60, यानी कि यहाँ 60 रहा होगा, ठीक है। ये 60 आया कहाँ से, तो वो 60 यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे 60 है तो यहाँ की संख्या निकालनी है, तो 60 का गुणा इसमें कर दो और प्लस जो शेष आया रहेगा वो शेष तो ये 12 रहा होगा ना, शेष तो 12 रहा होगा ना। तो क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसमें करें, 6 36 12 कितना हो जाएगा, 6 36 यानी कि 360 12 कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ क्या रहा होगा, तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 रहा होगा, ठीक, सॉरी यहाँ पे क्या रहा, यहाँ 60 है, यहाँ पे क्या रहा होगा, तो यहाँ पे 372 रहा होगा, तो यहाँ पे 372 है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, तो 372 का गुणा इसमें करिए, ठीक है, और प्लस 60 कर दीजिए, तो 372 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 का 1 बचा कितना 2 और 3 त्रिका 9 2 11, 1116 बचा और प्लस 60 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 1176। तो यहाँ कितना आ गया 1176। क्लियर है, समझ गए। अब बताओ 1176 यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा वो 1176, यहाँ पे भी 1176 रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है उसी में तो भाग करते हैं यहाँ के शेष से, ठीक है। और 372 क्या रहा होगा, शेष रहा होगा। क्लियर है। अब बताओ यानी कि आपको एक संख्या मिल गई क्या 1176, तो क्या ऑप्शन में किसी में है 1176, देखो एक ऑप्शन नंबर डी में 1176 है, यानी कि आप आंख बंद करके आंसर कर सकते हो कि भाई ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक संख्या मिल गई 1176, तो दूसरी देखो क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में 1176 नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर आप चाहो कि नहीं सर दूसरी संख्या भी निकालनी है तो ऑप्शन से देख के आप कह सकते हो कि 5076 होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इसका गुणा इसमें करोगे प्लस क्या करोगे 372 करोगे, तो 1176 गुणे क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 372, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे इसके, जब सॉल्व करोगे तो आपको 5076 कितना है 5076 मिल जाएगा। क्लियर है, समझ गए, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सेम वही प्रोसेस, अगर नहीं समझ में आया तो बार बार रिवाइज करके देखो। क्लियर है, बहुत आसान तरीका है भाई, ठीक है। वीडियो है आप रिवाइज कर सकते हो, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x टू दी पावर 6 माइनस 1 और x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा। देखो x टू दी पावर 6 माइनस 1 और x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं जो जो चीज़ें कॉमन होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, एचसीएफ हमारा वहाँ से निकल जाएगा। अब बताओ क्या इसको आप एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हो। अच्छा बताओ क्या माइनस यहाँ पे 1 पे पावर हम कुछ भी लगा सकते हैं, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 पे पावर कुछ भी हो क्या कोई परिवर्तन होता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखोगे इस तरह से जब आपने लिख दिया तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। क्या उसका फार्मूला बन रहा है, आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, कहते हो सर a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। तो उसी पे ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा और प्लस ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है 1 है और ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है। क्लियर है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर। क्लियर,
अरे एक्स स्क्वायर इंटू 1 होगा ना, तो एक्स स्क्वायर यानी कि इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब बताओ इसको एक स्टेप और ओपन कर देते हैं, तो क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो एक्स प्लस 1 और क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, क्लियर है। और ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब आओ इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 को एक साथ कर लो और प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को एक साथ कर लो। अब बताओ क्या इसको आप एक्स स्क्वायर टू दी पावर इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में ये खुल जाता है। अब बताओ यहाँ पे अगर आप 2x स्क्वायर ओपन कर कॉमन ले लेते हो तो क्या आपको x माइनस 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब एक बात बताओ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी मिलेगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है भाई, ये होता है ना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही ना होता है। तो a की जगह यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 2x स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ही, क्लियर है। अब बताओ तुम्हें पता है कि यहाँ पर भी तुम्हें एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मिलेगा ना। तो यानी कि एक्स माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, भाई इसको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इसको लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, एक्स माइनस 1 डायरेक्ट बाहर ले लिए, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 इसका बच गया और प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पे रह गया, क्लियर है। अब बताओ एक्स माइनस 1 यहाँ भी है, एक्स माइनस 1 यहाँ भी है कि नहीं है ना। एक्स माइनस 1 यहाँ है, एक्स माइनस 1 यहाँ है, और कुछ कॉमन दिख रहा है तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा एक्स माइनस 1, क्लियर। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, क्वेश्चन सुन लो, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 99 है और एचसीएफ उसका कितना है 9 है, ठीक है। तो ऐसे धनात्मक पूर्णांकों के कितने युग्म हो सकते हैं, यानी कि वो कितने युग्म होंगे जिनका योग 99 हो और एचसीएफ 9 हो। तो आपको पता है एचसीएफ 9 है, यानी कि वो दोनों संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगे, वो दोनों युग्म क्या होंगे, ठीक है, 9 के मल्टीपल होंगे। तो बताओ 9 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 9, 18, 27, 36, 45, देखो एकदम महसूस करके समझेंगे, 45, 54, 63, क्या होगा 63, 72, 81 और क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें युग्मों की संख्या निकालनी, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता था लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं। अब योग क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए 99 होना चाहिए और संख्याएं क्या होनी चाहिए मल्टीपल होनी चाहिए। तो अच्छा बताओ योग कितना होना चाहिए 99 होना चाहिए। 9 का मैंने 10 तक का पहाड़ा लिख दिया है, ठीक है, चलो 11 तक का भी लिख देते तो 99 भी क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। लेकिन 99 और 9 को जोड़ोगे तो क्या होगा 99 मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि 99 को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये 9 है ये 90 है, क्या इनको जोड़ोगे तो 99 आएगा, बिल्कुल आएगा। इनका एचसीएफ क्या होगा 9 होगा, यानी कि एक पेयर बना। 18, 81 को जोड़ोगे तो भी 99 आएगा, 2 पेयर, 27, 72, 36, 63 और 45, 54, ठीक है, यानी कि 5 पेयर बने, 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों को जोड़ोगे तो 99 आएगा और एचसीएफ का कितना होगा 9 होगा। या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भाई 99 कहाँ है और एचसीएफ 9 है, ठीक है। एचसीएफ से इसमें भाग करो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, ठीक है, 11 बार जाएगा। 11 एक क्या है सम संख्या है या विषम संख्या, विषम संख्या अगर है तो विषम संख्या है तो उस विषम संख्या में से क्या करो 1 माइनस करके 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 5, और इतने ही आपके युग्म होंगे। अगर मान लो भाग करते हो कोई सम संख्या आ जाती है, मान लो कह दिया गया कोई और संख्या ऐसी हो और क्या हो, मान लो कह दिया जाएगा कि योग कितना हो, योग मान लो कहे 72 होना चाहिए और एचसीएफ कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो जब 9 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। अब यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत आ जाएगा। तो सम संख्या है तो -2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, और ये क्वेश्चन तो समझ में आया ना, और वो भी महसूस कर लेते हैं कि भाई कैसे बनेंगे। तो 72 होना चाहिए योग, तो यानी कि 9 का क्या करोगे 63 तक मल्टीपल लिखो तो ठीक है, क्या 63 9 का मल्टीपल है 72 भी, लेकिन 72 लेने का कोई मतलब नहीं है, आपको पता है 72 9 जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा, हमें योग 72 ही रखना है। यानी कि
जितना योग रखना है उससे एक कम मल्टीपल लेना है, ठीक है, समझ गए। अब बताओ 9 और 63 72 होगा, 18 54 72 होगा, 27 और क्या 45 72 होगा, नहीं 27 45 72 होगा, बिल्कुल होगा, पेयर बना। अब 36 क्या है, सिंगल रह गया, ठीक, तो आपका 36 आंसर नहीं हो सकता, यानी कितना पेयर बना, 3 पेयर बना। और यहाँ से हमने क्या निकाला, 3 निकाला, क्लियर है। यानी कि अब बस कोई इतना ध्यान रखना है कि 9 HCF होना चाहिए, 99 योग होना चाहिए। तो क्या करो, आपको मल्टीपल में 99 से कम ही मल्टीपल लेने हैं 9 के, ठीक है। ये जो 9 है जो HCF है उसका मल्टीपल क्या करना है, 99 से कम लेना है। यहाँ HCF 9 था, योग कितना हो रहा था 72, तो मल्टीपल क्या करना था, 72 से कम ही लेना था, यानी कि हमने केवल 63 तक मल्टीपल लिया, क्लियर है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है जिनका वजन अलग अलग 408 kg, 668 kg और 516 kg है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके, ठीक है, बगैर मिलाए रखा जा सके, क्लियर। अब बताओ, आपसे कह रहा है कि भाई 3 बोरी है, ऐसे ले लेते हैं, 3 बोरियां बना दी। एक में चाय कितनी है, एक में चाय है 408 kg, दूसरे में क्या है 468 kg और तीसरे में क्या है 516 kg चाय है, ठीक है। कह रहा है कि भाई न्यूनतम थैलों की संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय बिना मिलाए रखा जा सके। तो एक बात बताओ, अगर आपको न्यूनतम थैले चाहिए तो यानी कि थैला बड़ा होगा तभी ना चीज़ें ज़्यादा आएंगी, थैला बड़ा होगा चीज़ें ज़्यादा आएंगी, तो थैलों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। अच्छा, ऐसा करना है कि मिक्स ना करना पड़े इनको, ठीक है, यानी कि थैले में ऐसा थैला लें कि इसमें पूरा पूरा आ जाए, ये भी पूरा पूरा ये भी आ जाए, पूरा पूरा ये भी आ जाए, ऐसे थैलों की संख्या निकालनी है, यानी कि मिक्स ना करना पड़े। तो मिक्स ना करना पड़े, अधिकतम निकालनी है, ठीक है, यानी भाई जब न्यूनतम थैले चाहिए तो थैले का क्या हो, थैले का जो वजन हो, कितने वजन का थैला हो या कितने उसकी कैपेसिटी हो, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। तो HCF निकालने के लिए मिनिमम डिफरेंस कहीं ले लो, तो डिफरेंस यहाँ कितना मिला, 60 मिला। क्या 60 से ये सब कटेंगे, यानी कि नहीं कटेंगे, तो HCF 60 नहीं हो सकता, यानी कि 60 का कोई मल्टीपल होगा। क्या 15 से ये कटेंगे, भाई 60 का मल्टीपल 15 भी, सॉरी फैक्टर 15 भी तो है, 15 से भी नहीं कटेंगे, तो क्या 12 से कटेंगे, तो 12 से बिल्कुल कटेंगे, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी कि 12 kg का वो क्या होगा, थैला होगा। एक थैला कितने का बनेगा, 12 kg का बनेगा, और जिससे क्या होगा, ये मिक्स नहीं होंगे, बराबर बराबर आ जाएंगे, पूर्णांकों में आ जाएंगे, ठीक है, मिक्स नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ 12 kg का थैला है तो इसमें कितने थैले बनेंगे 12 kg के, तो डिवाइड कर दो किससे, 12 से, तो कितना थैला बनेगा, 12 3 36 और कितना बचेगा, 12 4 48, 34 थैला इसमें बनेगा। यहाँ पे भाग करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे भाग करोगे आप किससे, 12 से, तो यहाँ पे 39 थैला बनेगा। और यहाँ पे अगर आप 12 से भाग करोगे तो कितना थैला बनेगा, तो यहाँ पे भाग करोगे तो कितना थैला बनेगा, 12 4 48 और बचेगा कितना, 12 3 36 43 थैला बनेगा। तो न्यूनतम थैलों की संख्या पूछा है ना कि कितने थैले की संख्या होनी चाहिए। भाई 12 kg का अगर हम थैला बनाते हैं तो क्या होगा, इनको मिक्स नहीं करना पड़ेगा। अब कितने थैले बनेंगे ये पूछा, थैलों की न्यूनतम संख्या के निकालने के लिए अधिकतम मतलब ज़्यादा बड़ा थैला लेना चाहिए, तो मैंने भाई 12 kg का अधिकतम थैला लिया जिससे मिक्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम 12 kg का थैला हो सकता है। तो भाई तीनों को जोड़ दो, 34 39 और 43 को जोड़ दो, तो 34 + 39 + 43 को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ोगे कितना आएगा, 4 9 4 13, 3 कितना होता है 16 का 6 बचा 1, 4 3 7 3 10 11, यानी कि 116 मैक्सिमम थैले, सॉरी मिनिमम थैले हो सकते हैं, यानी कि न्यूनतम संख्या थैलों की कितनी होगी, 116 होगी, क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन आपने देखा कि अच्छे क्वेश्चन हमने किए, आप चाहो तो फिर से रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हो, अच्छे से समझ आए, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, बिगिनर हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप अगर 2-3 बार देखते हो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में हम LCM पढ़ेंगे।